आरोप था कि 300 हिंदू परिवारों को 25 मुस्लिम परिवारों के विरोध के चलते दुर्गा पूजा आयोजित करने से रोक दिया। कांगला पहाड़ी दुर्गा मंदिर में यह स्थिति 4 साल से अधिक समय तक बनी रही। साल 2017 में मुहर्रम के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को रोकने या सीमित करने का आरोप लगा था। सरकार ने आदेश दे दिया था कि रात 10 बजे के बाद और मुहर्रम के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। इस मामला चला गया कलकत्ता हाईकोर्ट। राज्य सरकार को फटकार लग गई। कोर्ट ने कह दिया कि सरकार किसी एक समुदाय के त्योहार के लिए दूसरे समुदाय के अधिकारों को मनमाने ढंग से थोड़े न छीनेगी। ये हो रहा था कोलकाता में, बंगाल में। कोलकाता की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाईपास रोड पर स्थानीय हिंदू लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवाया था, लेकिन आरोप है कि मंदिर पर टीएमसी पार्षद के पति ने कब्जा कर लिया। मंदिर पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, मंदिर के अंदर मूर्तियों के नीचे भी अपना नाम लिखवा दिया। अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो टीएमसी पार्षद के पति से मंदिर का कब्जा छुड़वाया गया। टीएमसी पर मंदिरों को लेकर क्या आरोप लगे, जमीनी हालात क्या रहे, हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए, एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, और अगर इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो देखिए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है भगवान के नीचे, और बताया जा रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले मंदिर का चौखट है, नीचे यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो देखिए कि यहाँ पर जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ये देखिए उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे भी यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और लोग जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे वो, और कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए तो बोल रहे थे कि इनका मंदिर है, और जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से जो पैसे आते थे वो भी बताया जा रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लिया करते थे, कमीशन जाया करता था। अब आप सोचिए, मंदिर तक को जो है वो बख्शा नहीं गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने के बाद कई ऐसे मंदिर हैं जहां सालों बाद पूजा अर्चना अब जाकर शुरू हुई। मंदिर का एक और वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 7 में काली मां के मंदिर को बंद करके रखा गया। टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इस मंदिर में भी पूजा शुरू हो गई है। ऐसी दर्जनों तस्वीरें बंगाल के अलग अलग हिस्सों से। कूच बिहार से आई तस्वीर आपको दिखाता हूं। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन को टीएमसी के लोगों ने हथिया लिया था। अब बीजेपी सत्ता में आई तो मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गए। बंगाल में सिर्फ मंदिर मुक्त नहीं हो रहे, कटमनी का सिस्टम चलता था, कटमनी वालों के भी दिन लग गए। आप ये तस्वीर अलग अलग देखिए। सालों साल से कब्जे और वसूली वाला सिंडिकेट चलता रहा। ऐसे ही थोड़ी नहीं सिंडिकेट का आरोप लगता था। 4 मई के बाद से सिंडिकेट खत्म। बंगाल में घुसने के साथ 10-20 रुपए का चंदा मांगा जाता था। यह सब चिंदी गैंग गायब हो गया। ट्रक कार की बात आप छोड़ दीजिए, बाइक से भी आप चले जाएंगे बंगाल में तो 10-20 रुपए ले लेते थे कि आए हो बंगाल में तो दो 10-20 रुपया। फर्जी रसीद भी पकड़ा दी जाती थी। बाइक से तो 10-20 रुपया, ट्रक और भारी वाहन चला जाए तो आप सोचिए 100 से 500 रुपए तक की अवैध वसूली चल रही। जैसे लग रहा है बंगाल किसी दूसरे आइलैंड पर है कि बंगाल में एंट्री तो टैक्स तो एंट्री करने का। ऐसे करीब 1-2 नहीं, 1500 से 1800 बूथ थे जहां पर यह गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन बीजेपी के आते सब भाग खड़े हुए। उनको पता है कि सिस्टम नहीं चलेगा। बंगाल के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर फूलबाड़ी टोल नाके पर अवैध वसूली और उगाही का खेल सालों साल चलता है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर यह खेल चलता था। वसूली चल रही थी। इसी टोल से माल ढोकर ले जाने वाले ट्रकों से लेकर पैसेंजर वाहनों तक, और यहां तक कि जो प्राइवेट गाड़ी होती थी उनसे भी 100-500 रुपया टोल टैक्स लिया जा रहा था इल्लीगल। अब इस टोल पर बैठने वाले और उगाही करने वाले आसपास भी दिख नहीं रहे। खत्म ये पूरा सिस्टम। इसी तरह बंगाल झारखंड बॉर्डर पर भी टीएमसी शासन के दौरान वसूली के काले कारनामे सामने आए। मेहजाम रूपनारायण बॉर्डर का टोल नाका अब पूरी तरह से बंद हो गया। बंगाल की सीमा में घुसी है तो पहले गाड़ियों से अवैध टोल वसूली होती थी। बीरभूम के इलम बाजार की भी तस्वीर कुछ ऐसी है। आज यहां टीएमसी राज में, मतलब जब टीएमसी राज था तो बड़ा टोल पॉइंट हुआ करता था, जहां पहले गाड़ियों को गुजरने के लिए टीएमसी कार्यकर्ता या पुलिस को पैसा देना पड़ता था। अब यहां टोल पूरी तरह से फ्री है। यह सिस्टम पूरी तरीके से खत्म। इन टोल नाकों की सच्चाई अगर कोई जानता है तो वो इन रास्तों से सालों से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर है। 4 मई से पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति कैसे बदल गई है? तो आप सोच रहे हैं ड्राइवर चिल्ला रहे बंद हो गया रे, टोल बंद हो गया, कोई नहीं है कमरे में, दिखा रहे हैं वीडियो बना के। क्या ही चल रहा था भाई? 20, 25, 50 रुपए के लिए 100 मीटर पर नाकेबंदी लगा रखी। ड्राइवरों से वसूली होती थी।
अरब ये वसूली एकदम बंद है, खेल खत्म है, सिंडिकेट का खेल खत्म। तो ट्रक ड्राइवर जो वहां से गुजर रहे हैं उसे बीजेपी का सुशासन बता रहे हैं। और कहें भी कहें ना, 2-3 दिन के अंदर चाहे डर से ही सही, अगर ये वसूली गए जो अवैध वसूली थी टोल नाका छोड़कर भाग गया तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? जाहिर सी बात है बदलाव को जाता है, बदली हुई सत्ता को जाता है। ड्राइवरों के ये वीडियो देखिए जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, और ऐसा 1-2 सबूत नहीं है कि हमने 2 उठाकर आपके सामने रख दिया। ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई ड्राइवर हैं जो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ममता राज में उनकी क्या स्थिति थी। तो साहब देख रहे हैं आप खुशी, ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जो आधा जीवन गुजार देते हैं, आधे से ज्यादा जीवन गुजार देते हैं रोड पर, और ऐसी अवैध वसूली का सामना पिछले कई साल से कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम था। उसके बाद टीएमसी ने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड नहीं, अब फास्ट फॉरवर्ड होकर बंगाल से बाहर है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई ये अवैध टोल और उससे उगाही जहां पर हो रही थी वहां की तस्वीरें थी, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक और डरावना खेल बंगाल में चल रहा था। कदमगाछी रेलवे स्टेशन की ये दुकान जो हमने आपके सामने ये रखी है ना दुकान, ये देखिए आप, ये दुकान बीजेपी सपोर्टर की थी। आरोप है कि गुंडों ने दुकान के मालिक की पहले हत्या कर दी और फिर उनकी दुकान पर जबरन कब्जा कर दिया और उसे शराब खाने में तब्दील कर दिया। कोविड के बाद से मृत बीजेपी समर्थक की पत्नी अपनी दुकान से कब्जा छुड़ाने के लिए दर दर भटक रही थी कि दुकान दे दो भाई, पति है नहीं, कैसे घर का खर्चा चलेगा, दुकान पर बैठे। लेकिन साहब बंगाल में कोई सुनवाई नहीं हुई और महिला मुख्यमंत्री थी, एक महिला भटक रही थी। 4 मई के बाद अब इस गरीब परिवार को उनकी दुकान वापस मिल गई है। तो यह बदलाव है, यह बदलाव का ट्रेलर है कि गुंडा सब भागने लगे। इसी तरह बीरभूम के सैथिया में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर से 100 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बरामद किए गए। वार्ड नंबर 15 में एक टीएमसी दफ्तर में जब छापा मारा गया तो वहां से यह फर्जी राशन कार्ड मिले। आरोप है कि काफी लंबे वक्त से इस दफ्तर से फर्जी राशन कार्ड बनाए भी जा रहे थे और बांटे भी जा रहे थे, और सरकारी सब्सिडी वाले चावल और केरोसिन का गबन किया जा रहा था। भाई साहब मतलब आप समझिए क्या चल रहा था। रोड के टोल से चोरी हो रही थी, लोगों की दुकान से लूट हो रही थी, राशन तक की चोरी हो रही थी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता, यह तस्वीर है नॉर्थ 24 परगना की। वहां का यह स्कूल देखिए जहां बच्चों के लिए बने इस स्कूल को टीएमसी ने 2 साल तक बंद रखा, दुकान बंद रखा, अवैध टोल वसूली, स्कूल बंद रखा। स्कूल चलाने वाली महिला से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी देने से इनकार कर दिया गया तो स्कूल में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट की गई, कंप्यूटर छीने गए और बाद में इस पर ताला जड़ दिया। लेकिन सत्ता बदली तो यह तस्वीर देखिए क्या हो गई। स्कूल खुल गया है, बच्चे पहुंच गए, दोबारा स्कूल शुरू हो गया। तो क्या यह बदलाव की तस्वीर नहीं है क्या? बदलाव की बयार जिसकी चर्चा हो रही है यह सिर्फ कब्जा मुक्ति के लिए नहीं बह रही है। नतीजों के बाद जो टीएमसी कार्यकर्ता कल तक नारा लगा रहे थे कि खेला हुबे खेला हुबे, वो आज जय श्री राम का उद्घोष लगा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, बेचैन हो गए हैं, बेकरार हैं, कब बीजेपी ग्रीन सिग्नल दे और उधर एंट्री मार ले। रातों रात वफादारियां बदल रही हैं क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं उधर से कोई बदला लेने पर आ गया तो क्या होगा। हालांकि बीजेपी ये मैसेज कर रही है और होना भी नहीं चाहिए कि बदला लिया जाए, बदलाव होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए टीएमसी का कैडर बीजेपी का झंडा उठाने के लिए तैयार है? और अगर ऐसा हुआ तो सवाल है और वाजिब सवाल है कि बंगाल में बदलेगा क्या? टीएमसी का कैडर बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ समय के लिए गुंडे बदमाश भाग जाएंगे और फिर वापस से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यह कैडर शिफ्टिंग रुकेगी कैसे? यह जाहिर सी बात है देखना बीजेपी को होगा और उसे तय करना होगा कि भाई ये लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया तो एक कैडर वाला बदलाव ना हो। कैडर शिफ्टिंग के लिए नहीं दिया वोट। बीजेपी भी मान रही है कि बीजेपी के झंडे थामकर उसे बदनाम करने की साजिश चल रही है, लेकिन साजिश पर रोक भाई आप ही को लगाना है, नहीं तो फिर वही हाल हुआ तो आपका भी वही हाल होगा जो अब हो रहा है टीएमसी का। वैसे पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कैडर शिफ्टिंग के ये आरोप यूं ही बीजेपी नहीं लगा रही, उन्हें बल देने के लिए कुछ घटनाएं और वीडियो सबूत भी सामने आए। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आप सुनिए। आपको कुछ लोग आएंगे, इनसे हम आके यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहादत है। शहादत जी, क्या शुरू से यहाँ पे लोग बीजेपी के हैं, टीएमसी के हैं, किसके हैं यहाँ पे? इधर पहले तो जो निर्मल दत्त था काउंसलर, वो इधर से पुलू तोलाबाजी करता था। ये लोग का मुदी दुकान से 2000 रुपया करके लेता था। इसका पार्टनर था मानिक दास। और चलिए बंगाल से आगे बढ़ते हैं और बंगाल से आगे बढ़कर निकलते हैं पाकिस्तान से जुड़े चैप्टर तक। मई के महीने में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते पाकिस्तान का चैप्टर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हुए 1 साल हो गया, लेकिन भारत का ऑपरेशन वाटर अभी भी जारी।
मशहूर शायर निदा फाजली साहब का एक शेर है, शायद आपने सुना भी होगा, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहे। लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी के मामले में पीएम मोदी का स्टैंड एकदम क्लियर है और लोगों का भी स्टैंड इस मामले में एकदम क्लियर है कि भाई जब तक दोगे आतंकियों का साथ नहीं होगी कोई भी बात, गोली बरसाओगे गोला से जवाब देंगे। मोदी सरकार के इसी सख्त फैसले की वजह से पाकिस्तान के प्यासे मरने की नौबत आ गई। पिछले साल से ही सस्पेंड चल रहा है सिंधु जल समझौता और इस वजह से पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि भाई मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, चिल्लाते रहो उधर से। पानी रोके जाने से पाकिस्तान के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में पानी की भारी भरकम कमी हो गई, बिलबिलाहट हो गई है पाकिस्तान, भारी बिजली संकट पैदा हो गया है, कारखानों में प्रोडक्शन गिर गया है, वहां के पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक पानी की भारी भरकम किल्लत है। पाकिस्तानी आवाम शहबाज सरकार से प्रेशर बना रही कि भाई जाओ भारत से बातचीत करो, उधर मोदी से बातचीत करो। लेकिन पाकिस्तान के कुछ नेता मंदबुद्धि हैं और अभी भी गीदड़ भपकी पर अटके हुए हैं, समझ ले रहे कि ये खेल अब चलता नहीं है, बदले हिंदुस्तान। लेकिन पीएम मोदी ने तो पानी रोकने का परमानेंट इंतजाम कर दिया है। पिछले एक साल से सिंधु जल समझौते को खुलवाने के लिए पाकिस्तान अपने सारे घोड़े खोल रखा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक अपने जूते घिस रहा है। लेकिन बात कहीं बन नहीं रही है, सामने भारत है भाई। पानी की कमी की वजह से आज पाकिस्तान की क्या हालत है, पहले उसे आप देखिए। पाकिस्तान की 80 से 90% सिंचाई वाली खेती सिंधु बेसिन यानी झेलम चिनाब सिंधु नदी पर निर्भर है। पिछले साल 2025 में खरीफ सीजन के दौरान 21% तक पानी की कमी देखी गई। इसी दौरान कपास उत्पादन में 30% तक गिरावट आई। कपास की कमी के चलते पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया एकदम से। पाकिस्तान की जीडीपी में बची ही खैर कितनी थी, लेकिन जो भी थी उसमें 8.5% टेक्सटाइल सेक्टर की भागीदारी है। इसके अलावा सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान को 27 से 33% बिजली मिलती है। लेकिन जल समझौता सस्पेंड होने के बाद बिजली की भारी किल्लत चल रही है। सिंध में पानी का प्रवाह 1,70,000 क्यूसेक से घटकर 1,33,000 क्यूसेक रह गया। पाकिस्तान को इस बात की टेंशन हो रही है कि इस साल भी कमी ऐसे ही जाहिर सी बातें बढ़ेगी तो क्या स्थिति होगी, कैसे सामना करेंगे। पाकिस्तान की 2.5 करोड़ एकड़ जमीन सिंचाई पर निर्भर है, लेकिन पानी की कमी के चलते लगभग 1.5 करोड़ एकड़ जमीन पर पैदावार कम हो गई है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है गेहूं, चावल, गन्ना की फसलों पर। पिछले एक साल में पाकिस्तान में गेहूं और आटे के दाम बढ़ गए और कितने बढ़ गए हैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। उसके बाद आप कहेंगे कि क्या ही हो गया पाकिस्तान में, और ये उनकी भी आंख खोल देगी जो कहते थे कि सिंधु जल समझौता रोकने से क्या होगा। तो आप ये तस्वीर देखिए कि इस समय पाकिस्तान में क्या है राशन की कीमत। 2 साल की तुलना करता हूं और 2 साल की तुलना के बाद आप समझेंगे कि क्यों मोदी सरकार ने पहला स्टेप लिया था कि रोको, नस पर प्रहार करो और रोको सिंधु जल समझौता को और सस्पेंड करो, और सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को घुटने टेकवाओ। और घुटने कैसे टेकेंगे वो तस्वीर आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखिए उस तस्वीर को। साल 2025 और साल 2026 की तुलना करता हूं और उसमें जो राशन की कीमतें जो बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मसलन अप्रैल 2025 में 1 किलो गेहूं, 1 केजी गेहूं की कीमत क्या थी, 70 से 80 रुपए। यह साल 2025 का आंकड़ा है। अब साल 2026 में क्या था, साल 2026 में यह आंकड़ा हो गया था 1 केजी गेहूं 85 से 110 रुपए। आप समझ रहे हैं अंतर, 70 से 80 से एक साल में ही बढ़ गया 15 से 30 रुपया तक। सिर्फ इतना नहीं है, अब 1 केजी आटा, 1 केजी आटा की कीमत कितनी थी, तो 80 से 90 रुपया। और यह आंकड़ा है कि कब का, साल 2025 का, यानी यह ऑपरेशन सिंदूर से पहले, सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से पहले। यह अप्रैल 2026 का आंकड़ा है और अप्रैल 2025 का आंकड़ा है। और अप्रैल 2025 का एक और आंकड़ा रखता हूं कि 20 किलो का जो आटा का बैग आता था, इसकी कीमत कितनी थी, 1600 से 1800 रुपए। लेकिन साल 2026 आया तो इसी 1 केजी आटे की कीमत और ये 20 किलो आटे की पैकेट की कितनी हो गई, आप देखिए। ये 1 किलो आटा का पैकेट हो गया 100 से 150 रुपए।
और 20 किलो आटे के जो बैग है उसका कीमत हो गया 2000 से 3000 रुपए। तो ये अंतर आया ऐसा। तो जो लोग पूछते थे कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके क्या होगा, पाकिस्तान का पानी रोककर क्या होगा, तो ये देखिए ये हो रहा है। 70 80 से 85 110, 80 90 से 100 से 150, 1600 1800, जिसकी कीमत सीधे दोगुना दाम बढ़ गया। तो ये अंतर आया है। अब समझ में आ रहा है कि मोदी ने क्यों फैसला लिया था कि ये सिंधु जल समझौता सस्पेंड करो, पाकिस्तान का पानी रोको, फिर उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आएगी। पाकिस्तान में पीने का पानी नहीं है, खाने को भी आटा नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उनके जो विदेश मंत्री हैं, इशाक डार नाम है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत अगर पानी रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, युद्ध की कार्रवाई मानेगा। पाकिस्तान में एक और जनाब है, जनाब का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्हें वहां पर भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये भाई साहब सिंधु जल समझौते के सस्पेंड होने के बाद अपनी आवाम को खुश करने के लिए खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज जो खबर इन्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर इनका पसीना सूख जाएगा। बिलावल भुट्टो ऐसे चिल्ला रहे थे, देखकर लगेगा कि गले की नस फट के बाहर ना आ जाए। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो पिछले साल अपने बयान से ताली पिटवाने में लगे थे, क्योंकि कर तो सीमा पर कुछ पा नहीं रहे थे तो ताली ही पिटवा लें। तब इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के लिए, पानी बंद करने के लिए डैम बनवा रहे थे। यही वजह है कि आजादी के बाद भारत ने पहली बार रावी नदी का पानी रोक दिया है। यह पंजाब के पठानकोट जिले में बने शाहपुर कंडी डैम की तस्वीर देखिए, नए बने डैम की तस्वीर है, जहां पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी पूरी तरह से रोकने का इंतजाम है। जम्मू कश्मीर की तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। अरे इधर का पानी है जम्मू कश्मीर के लोग के लिए, पाकिस्तान भेजेंगे क्या? आजादी के बाद यह पहला मौका है जब रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। शाहपुर कंडी बैराज से रावी का पानी कठुआ के उस बैराज तक पहुंच गया। पीएम मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त के दिन या 15 अगस्त से जो वादा देश के किसानों को किया था, उसकी पहली किस्त चुकाने का टाइम आ गया। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। तो पाकिस्तान में सस्पेंस तो इसीलिए भाई कि सामने मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं। पानी रोकने के लिए कहा था तो रोक दिया।